अब स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें अपन। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था क्या? ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, चलो मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? नहीं हुआ था ये? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन। मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवाता हूँ आपको कि अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन से मतलब ये अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन जो है इसमें क्या करना है। हमने क्या किया था, वापस से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एलिमेंट के नाम लिखने होते हैं। एलिमेंट के नाम लिखने के बाद में, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप डायरेक्टली, इसके थ्रू अपन समझते हैं। ये सॉल्व करो, कर सकते हो क्या? ये करो, स्टेप्स लिखवाए थे मैंने आपको। चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर सिमिलर आप करना, ठीक है ना? मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या करना है आपको, सबसे पहले किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में मेरी बात सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन कैसा मिल सकता है? हो सकता है कि या तो आपको परसेंटेज गिवन हो या फिर मास गिवन, ठीक है ना? सबसे पहला आपका टास्क होता है कि जो भी एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बन रहा है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जो भी एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड बन रहा है, आप उन एलिमेंट्स के नाम लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, अच्छा साथ में नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन से मिलके ये कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल रहा है। हमारा सबसे पहला टास्क होता है कि इनके परसेंटेजेस या मास जो भी हमें लिखे हैं, वो उसको एटॉमिक मास से हम डिवाइड करें, जिसको अपन सबसे पहला स्टेप बोल रहे थे एटॉमिक रेशियो। तो यहाँ पर में 20 है, हाइड्रोजन इज 6.67, ऑक्सीजन इज 26.67। ये कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ नाइट्रोजन कितना आ रहा है। 46.6 आ रही है। जो भी आपके पास परसेंटेजेस या फिर मास हो, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर। तो यहाँ पर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 से, 16 से, और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूंगा 14 से। ये हमारे पास में सबसे पहला स्टेप होगा। इसके पहले दूसरे क्वेश्चंस हम कर चुके थे। इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास ये कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.66। दिस विल कम आउट टू बी 1.66। जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शनल नंबर आए, देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैलकुलेशन होल नंबर में, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैलकुलेशन फ्रैक्शनल में आए। ये दो चीजें हो सकती है। अगर ये कैलकुलेशन होल नंबर में आ रहा है, तो डायरेक्टली वही रेशियो हमें नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करेगा। बट इफ इन केस ये जो कैलकुलेशन है, अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन में आ रही है, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आ रही है, तो क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने सबसे पहला कार्बन कैलकुलेट किया, जो कार्बन है बाकी सारे इसके मल्टीपल में हो। देखो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन 6.67 है, तो देख लेना, कैलकुलेट करोगे जैसे, पहले वापस से मैं लिख लेता हूँ 6.67। ये हमारे पास में आएगा 1.67, और ये आएगा आपके पास में 3.33। तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो सारी के सारी एक दूसरे के मल्टीपल में होगी। तो देख लो, ये कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1:4:1:2। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि सर क्या आपको याद था क्या, सर ये 1.67 आएगा या फिर 3.33 आएगा? बेटा मुझे याद 1% भी नहीं था। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले को कैलकुलेट किया, फर्स्ट वाला 1.66 था। अगर फर्स्ट वाला 1.66 था तो मुझे इतना सा जरूर पता था कि बाकी सारे इसके मल्टीपल में होंगे। तो मतलब देखो, तो मतलब जो सबसे छोटा वाला टर्म होता है ना इस रेशियो में, बाकी सारे टर्म्स हमेशा उसके मल्टीपल में होंगे। तो जैसे 6.67, 1.66 का डबल करो 3.33, उसका डबल करो 6.67, यानी कि 4 टाइम्स कैंसिल होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन देखो, 26.67 अपॉन 16,
ऊपर अगर 16 होता तो 1 आ जाता कैलकुलेशन, ये जो आपके पास में। अगर ऊपर 32 होता तो 2 आ जाता, पर 32 से कम है और 16 से ज्यादा है, यानी 1 और 2 के बीच में। अगर ये 1.67 था तो ये भी 1.67 ही आएगा। इसी तरीके से देखो 46.67, 46.67 अपॉन 14, देखो 14 इंटू 3 करते तो 42 होता ना, इंटू 3 करने पर 42 होता। पर 42 से थोड़ा ज्यादा है तो मतलब 3 से भी थोड़ा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा तो इसका डबल वाला जो है वो 3 के आसपास ही तो आएगा। तो मतलब ये 3.33 अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने कोई टाइम खराब नहीं किया कि सीधे अपन ने पॉइंट हटाया, नीचे कैलकुलेट किया, 100 लाया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधे अपने पास में आ गया। तो यहाँ पर आंसर इसका आ गया हमारे पास CH4ON2, CH4ON2। बेटा सत्यम अपने पास क्या आया, 1:4:1:6 नहीं है, वो 2 है। ठीक है, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं भाई। कभी भी आपके पास क्वेश्चन हो तो एक तो हो गया, मैंने तरीका आपको बता रखा है, उससे कभी भी करोगे हमेशा आपको समझ में आए, हमेशा आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको कम टाइम में अपन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। एटॉमिक रेशियो निकालो, जिसका भी आपने एटॉमिक रेशियो निकाला है ना, जिसका भी आपने एटॉमिक रेशियो निकाला, जैसे मैंने कार्बन का निकाला 1.66 था, तो 1.66 था, तो अब देखो बाकी सारे के सारे हमेशा इसके मल्टीपल में ही होंगे। तो मल्टीपल में होंगे तो मैंने अंदाजा से देखा 6.66 ऑब्वियसली है, तो मल्टीपल में ये 4 आ गया। इसी तरीके से 26.67 अपॉन 16, अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने अंदाजा लगा लिया कि यार 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, 2 से थोड़ा कम होगा, तो 1 और 2 के बीच में तो फिर यही वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे ना तो भी आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। कैलकुलेटर उठाओगे, नंबर डालोगे, कैलकुलेट करोगे, उससे पहले तो मैं आंसर करके बता दूंगा आपको। तो कैलकुलेटर से भी फास्ट अपने पास ये कैलकुलेशन आ चुकी है यहाँ पर। इसी तरीके से 46.67 डिवाइडेड बाय 14, इसको देखोगे तो देखो 14 इंटू 3 42 होता है, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, सॉरी 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 3 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये 1.66 का डबल, यानी कि 3.33 अपने पास में आ चुका है। अब फाइनल रेशियो अपने पास में आ गया 1:4:1:2, और इससे CH4ON2। आर्थव का, अथर्व का डाउट है सर क्या एटम आगे पीछे लिख सकते हैं क्या, बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, वो तो वैसे भी आप ऑप्शंस के थ्रू ही चेक करो। अब आपसे क्या पूछा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, करके देख लेना, ये अपने पास में आंसर। चेक करते हैं इसका कितना आ रहा है वैसे एम्पेरिकल मास, 14 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 16, कितना आ रहा है टोटल सम, 28 प्लस 28 56, सॉरी 18 प्लस 28 46, 60 आ रहा है ना ये टोटल सम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जिसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्वेश्चन दूं एक, ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन ट्राई करो। बेटा जावेद, अब क्या होता है, टोटल सम होता है ना परसेंटेज का, सबके इंग्रेडिएंट्स के बराबर होता है। तो अपन को 4 एलिमेंट्स थे ना, 4 में से 3 के परसेंटेज गिवन थे, तो रिमेनिंग जो 100 में से जो बचा हुआ होगा वो किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन की वजह से ही होगा। तो मैंने 100 में से बाकी सबको माइनस कर दिया, तो नाइट्रोजन का भी आ गया। प्रियांशु गौतम, C12 ही होता है भाई, C14 थोड़ी होता है, कार्बन। साहिल बोल रहा है SO2, मेरे भाई सल्फर तो है ही नहीं, सल्फर कहां से ले आया तू।
बताऊं? सबके आंसर आ गए वैसे तो, देख लेते हैं फिर भी। कार्बन और सल्फर है, कार्बन और सल्फर है, तो कार्बन इज 15.8% एंड सल्फर इज 84.2%। एटॉमिक मास से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 32। कैलकुलेट करेंगे ना, देखो इस पर ध्यान मत दो, ये कैलकुलेशन इसकी गलत आ रही है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 आएगा और ये आएगा 2.66। अब देखो सीधे मैंने 1.33 कैसे कर दिया, आप 15.8 डिवाइडेड बाय 12 करना, 1.33 आएगा। तो अगर ये 1.33 है ना, तो मुझे ये पता था कि 32 इंटू 3 करता ना तो 96 हो जाता, पर 3 से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो 96 आता, 96 से तो छोटा है, इसका मतलब इंटू 3 नहीं करेंगे, 3 से थोड़ा सा कम होगा कैलकुलेशन। तो 3 से थोड़ा सा कम होगा कैलकुलेशन, मतलब 3 से कम तो अपने पास 2.66 ही आएगा। तो मतलब ये 1.33 रेशियो 2.66 कैलकुलेट करोगे 1:2, ये अपने पास में आंसर। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने बाद में मेथड बताया, ये किस किस को इजी लगा? जैसा मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें बताया, किस किस को इजी लगा, किस किस को समझ में आ गया? हर्ष, अभिनव, पीयूष, वीरम, पार्थव, काफी बच्चों को समझ में आ गया। और जिसको शिवांग बोल रहा है इजी एंड फास्ट, भाई बहुत ही इजी है ये। और जिसको समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो आप। अपूरब बोल रहा है, अपरूप बोल रहा है सर बहुत इजी हो गया कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा आसान कर दिया। हाँ भाई, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी है। चाक्षु बोल रहा है सर चाक्षु को समझ में आ गया। टाइम सेविंग, श्रेयांश बोल रहा है टाइम सेविंग, यस मेरे भाई। और जिसको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करें। और बाकी बच्चों से कंपेयर करोगे ना आप, तो बाकी कंपैरिजन में आपके आंसर सबसे जल्दी आएंगे, क्योंकि बाकी बच्चे पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। बाकी बच्चों को पूरी टेबल लिखवाई जाती है कि बेटा फर्स्ट वैसे करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है, फोर्थ स्टेप ये करना है। उसमें उलझते रह जाते हैं वो। टेबल बनाते हैं वो पूरा सॉल्व करते हैं। अपन तो उसके पहले ना कोई टेबल बनाई, सीधे अपन ने कैलकुलेट किया, सीधे कैलकुलेशन इजी किया, सीधे हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करो मेरे भाई। अमरीश बोल रहा है सर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। बेटा ये क्वेश्चन अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस खत्म करेंगे। कॉन्फिडेंस तो हमेशा बूस्ट होना चाहिए, चाहे नंबर आए या नहीं है। मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए। अभी ट्रिक समझाऊंगा जावेद मेरे भाई, दोबारा समझाऊंगा वैसे। क्वेश्चन ट्राई करो। स्नेहिल, हाँ मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है बस। इतने जल्दी आंसर आ रहे, इतने बच्चों के आंसर आ भी गए। तरुण, धीरज, राहुल, रजनीश, आशीष, दिव्यांश, राहुल, बुद्धि, गीतांश, अभिनव, मुकुंद, अर्पित, माधव। वाह यार, बहुत होशियार हो गए तुम लोग। बेटा बुद्धि, गीतांश आपका आंसर गलत आ रहा है, देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन इज 40%, हाइड्रोजन इज 6.67%, and remaining is oxygen which is 53.3%, divided by 12 divided by 6.67 and divided by 16। कैलकुलेट करोगे, ये 3.33 आ गया। तो देखो जैसा मैं बोला था ये कैलकुलेट हो रहा है, ये 6.67 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 53.3 डिवाइडेड बाय 16, ऊपर 48 होता और नीचे 16 तो है ही, तो ये तो 3 आता।
पर ये तो 48 से ज्यादा है, तो 3 से थोड़ा ज्यादा, मतलब ये 3.33 आ गया, सीधे अपन ने यहाँ पर मान लिया। तो कैलकुलेट किया तो 1:2:1 यानी कि CH2O आ गया ना आंसर। फिजान, चलो बहुत बढ़िया फिजान। फाड़ के रख दिए सब प्रॉब्लम को। ऋषिकेश, सर लव यू, बहुत इजी है। ऋतुराज बोल रहा है सर रिवॉल्यूशन ला दिया आपने परसेंटेज कंपोजिशन में। करें एक और क्वेश्चन करें। रचित, दोबारा बता रहा हूं, जावेद दोबारा सुन लेना मेरे भाई। क्या करना होता है, जो 2-5 बच्चे बच गए हैं जिनको समझ नहीं आया है, उनके लिए भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप भाई मेरे भाई, अब दिमाग में फीड कर लो, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा। आपको सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अपन ने उनके नाम लिख दिए हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन में चाहे उनके मास गिवन हो, चाहे उनकी परसेंटेज गिवन हो, वो लिखो और उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, जो हमने यहाँ पर किया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, उसके भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है मेरे भाइयों। आप कैलकुलेशन किसी एक की कर लो। जैसे मैंने कार्बन की कर ली, मुझे 3.33 कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने पहले कर रखे हैं क्वेश्चन, मुझे पता था। तो आपको नहीं पता था तो आप कैलकुलेट करना, 40/12 3.33 आएगा। अगर एक कैलकुलेट कर लिया ना तो बाकी सब आप इजीली कर सकते हो। आपको पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि 53.3 में पॉइंट हटा के नीचे 160 लाओ, ऐसा नहीं करना। अब आप बाकी को इसके यूज से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 6.67/1 ये तो सेम रहेगा, तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार बिल्कुल सही, ये तो डबल हो गया बिल्कुल। मतलब जब कैंसिल करेंगे तो फिर यहाँ पर इंटू 2 तो आएगा ही आएगा। इसी तरीके से देखो 53.3 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा। अगर 48 होता 53.3 की जगह तो 3 आता, पर 48 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसकी कैलकुलेशन 3 से थोड़ी ज्यादा, तो 3 से थोड़ी ज्यादा तो पक्का देख लो 3 की लाइन में क्या आ रहा है, तो 3.3 आ रहा, तो वही लिखा अपन। बस इसी तरीके से अपने को पहले भी करना था। पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लो, ये 1.33 आया था, तो फिर ये देख लो मैंने यहाँ पर कैसे अंदाजा लगा लिया, 84.2 डिवाइडेड बाय 32। अगर 96 होता तो 3 टाइम्स कैंसिल होता, पर 96 से थोड़ा कम है, 96 से थोड़ा कम है तो मतलब देख लो 3 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि इसके मल्टीपल में देख लो 1.33 के मल्टीपल में 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.66 आएगा, तो 2.66 लिख दिया। हमेशा होल नंबर है, हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। कोई एटॉमिक फॉर्मूला आप लिखते हो या कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला आप लिखते हो तो फ्रैक्शनल थोड़ी आता है, होल नंबर में ही आएगा लास्ट का कैलकुलेशन। अगला सवाल, ये सॉल्व करो। शाश्वत, थैंक यू मेरे भाई। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करण। वाह यार, तुम्हारे आंसर ही आ रहे हैं फटाफट से। तुमसे ज्यादा तो मुझे टाइम लग जाता है। नकुल मेरे भाई, तुझे स्टाइकोमेट्री कहाँ से आएगा, मैंने पढ़ा दिया क्या? कौन से फेज से आया तू? अरुण पूछ रहा है सर चैप्टर कब खत्म होगा, क्यों मेरे भाई लॉकडाउन में शादी करनी है क्या तुझे दोबारा? दोबारा क्या मतलब, जब भी? हाँ, ट्रेन छूट रही है तेरी? एक ही साल में PhD भी करनी है तुझे?
बुद्धि पूछ रहा है सर हुसैन बोल्ट बन गए आपके कारण। मेरे कारण नहीं भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हारा इंटरेस्ट है। बता दूं, चेक कर लेना। और पहले ही बता दूं, अभी समझ में आ रहा है तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो ना तो कॉन्फिडेंस लूज मत करना, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो हर टॉपिक में कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है जो अपन से थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो, थोड़ा सा टफ होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए, क्वेश्चन जज नहीं कर सकता कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 8। किसी को अगर ये डाउट हो कि सर यार ये 16 क्यों लिखा, सर 32 लिखो, तो बेटा फॉर्मूले के अंदर लिखते ही एटॉमिक मास है। ठीक है ना। कैलकुलेट किया, 5 टाइम्स कैंसिल, कैलकुलेट किया 2 टाइम्स कैंसिल, कैलकुलेट किया 8 टाइम्स कैंसिल। जब डायरेक्ट ही अपने पास में होल नंबर आ गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा ही आंसर। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। C5O2H8। आया क्या मेरे भाइयों समझ में? आगे बढ़े क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अब किसी किसी ने अगर नोट्स पढ़े होंगे ना तो उसके अंदर आपने नोट देखा होगा, जब मैंने आपको ये स्टेप्स लिखवाए थे ना, जब मैंने स्टेप्स लिखवाए थे तो आपने देखा होगा। सुनो मेरे भाइयों, टाइप करना बंद करो, एक बार समझ लो क्या मैं बोल रहा हूँ। जब आपने स्टेप्स देखे होंगे ना तो मैंने नोट लिखवाया था, किसी किसी को वो नोट समझ में नहीं आया था, सर ये नोट क्या है। बेटा वो नोट पढ़ो एक बार आप वापस से, जो नोट लिखवाया था मैंने। हाँ बेटा फैजान, नोट पढ़ो बाकी लोग फटाफट से। पढ़ा नोट? नोट ये था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मास या मास परसेंट ना देके अगर मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन हो, तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका रेशियो ले लो। ये और शॉर्ट हो गया, ये तो और ज्यादा शॉर्ट हो गया। स्टेप 1 ने, स्टेप 2 ने, स्टेप 3 ने, सीधा रेशियो लो। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसा ये क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले वाले से कंपेयर मत करना, क्योंकि पहले मास या मास परसेंटेजेस अपने को गिवन थे। ये नोट के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया है। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या अगर मोल गिवन हो, डायरेक्ट रेशियो लेना है। तो डायरेक्ट रेशियो लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको, जैसे फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। फास्फोरस कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर 21। ऑक्सीजन कितना, 37.5 इंटू 10 की पावर 20। वैसे तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से भी डिवाइड कर रखा है, आपको वो भी नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो लोगे तो कैलकुलेट करके देख लेना, ये 2 और 5 आएगा, तो मुझे सिर्फ ये समझाना था। ठीक है ना। चंद्र प्रकाश, हाँ मेरे भाई दिन भर यही करता हूँ। तो, तो मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी वैल्यू गिवन थे डायरेक्ट रेशियो लेंगे, कैलकुलेशन 2:5। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन मैं दूं, एक और क्वेश्चन दूं? दोबारा बोलूं? दोबारा बोल दे तो मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं करना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कुछ भी नहीं करना। जब भी एटम्स गिवन हो जैसे इसमें गिवन है, या फिर इनके एटम की जगह अगर इनके मोल भी गिवन हो, उनके डायरेक्ट रेशियो लो, आंसर निकालो, वही है फाइनल। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट इसी का रेशियो लेके सॉल्व कर लिया, 2:5 आ गया था आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे। वासु किसी से डिवाइड नहीं करना, इसमें तो डायरेक्ट रेशियो लेना है।
अनिरुद्ध, बेटा वो जो मेथड था वो केस ही अलग था ना। वो तो तब यूज किया था जब कैलकुलेशन इजी करनी हो। इसमें तो पहले ही कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर रेशियो लेना है। आंसर आ गए इतने सारे बच्चों के। सीधे देख लो। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, 6 × 10⁻23। और ये कितना, 15 × 10⁻23। जैसा मैं आपको बताया था, अगर आपको एटम्स या मोल्स गिवन है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इनके रेशियो लेना। तो डायरेक्ट रेशियो ले लो। 10⁻23 पूरा कैंसिल, 6:15 बच रहा था, इसको भी कैंसिल करोगे तो 2:5 आ रहा है, यानी कि P2O5, दिस शुड बी द आंसर। तो बताओ, ना तो अपन ने इसमें एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ना कुछ किया, सीधे ही आंसर आ रहा है, तो ये तो और इजी हो गया ना भाइयों। तो यही मैंने नोट लिखवाया था। आप लोग पता है क्या करते हैं? आपको अगर मैं नोट नहीं लिखवाता ना, तो आप क्या करते, आप पहले निकालते मोल, है ना। आप मोल से फिर निकालते मास, और मास से फिर सॉल्व करते पहले वाले की तरह। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप इतना सारा कुछ नहीं करो, इसके लिए मैंने आपको ये नोट लिखवा दिया कि कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, डायरेक्टली आपको सॉल्व कर। स्नेहिल मेरे भाई, 10⁻23 तो गया ना, तो 6 और 15 ही तो बचा। थैंक यू अगस्त्य। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर। रोशन, चढ़ाए मत मेरे भाई। अभिषेक मेरे भाई, तू कॉल कर लेना। अभिषेक कॉल करना मुझे। हाँ मेरे भाई पार्थ। क्या करना है तेरे को? सॉल्व करो। यस। चलो देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था। स्टार भी लगा लेना। इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले, ये हमेशा की आपकी आदत होनी चाहिए कि इन केस अगर आपको, पहली बात तो आप मेरी बात सुन लो ध्यान से। आपको मान लो कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो आपको आ चुका है। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करने पर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये मत सोचना टॉपिक नहीं है। वो हो सकता है क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो। अब ये क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं। अपन को जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले अपन वो लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन से अपने को ये समझ में आ रहा है कि 3 एलिमेंट से मिलके हमें वो कंपाउंड मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब जो जो भी अपने को गिवन, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 टाइम्स परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से क्या बोला है क्वेश्चन में, कि द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन is found to be 1.5 times the percentage of nitrogen.
तो अपन एक काम करते हैं, अपन रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन को लेते हैं और बाकी सबके मास जो है अपन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बताते हैं, जैसा मैं पहले क्वेश्चन करवा चुका था। तो यहां से अगर देखोगे, अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अपन एक्स मानेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ 6x के बराबर होगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करोगे तो देखो कार्बन कितना 6x, हाइड्रोजन कितना x, इट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ दिस। 1.5 का मतलब क्या हो गया, 3/2, तो 3/2 ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट करो तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया आपके पास, 7x इंटू 2/3। दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब आपके पास सारे के सारे x की फॉर्म में आ चुके हैं, हाइड्रोजन खुद x की फॉर्म में था, कार्बन 6x हो गया और नाइट्रोजन भी आ गया। अब जैसा रेगुलर मेथड से अपन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपन इसको सॉल्व करते हैं। रेगुलर मेथड से अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिखने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये 6x, ये x। और इसी तरीके से ये जो था ना, आपको इसमें परेशान नहीं होना, ये पहले अपन ने क्या किया था, 14x/3 आया था, तो ये 14x/3 ही है एक्चुअल में कैलकुलेट करने पर। सिंप्लीफाई करना, x तो तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। जब फाइनली कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 3:6:2, यानी कितना हो जाएगा, C3H6N2, C3H6N2। इसी क्वेश्चन को खुद से दोबारा करो, इसी क्वेश्चन को खुद से दोबारा करो, जैसा क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिखो। जब मास के टर्म्स में गिवन हो ना, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना ही था, ये कर दिया अपन ने एटॉमिक मास से पूरा डिवाइड करके रिलेशन। अब तो डायरेक्ट सॉल्व करो। क्या आ रहा था अपने पास में, 6/12 यानी कि 1/2, 1। और ये कितना आ रहा था अपने पास में, ये आ रहा था अपने पास में 7x/3 इंटू 2 अपॉन, ये अपने पास में कितना है 14। कैलकुलेट कर लेना, 1/3, एलसीएम लेना 6, और कैलकुलेट करोगे तो देख लेना 3:6:2, ये आ गया अपने पास। आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करो। मेरे भाई शिवांग गलत बोल रहा है।
समझ में आया? CH5N आना चाहिए। यही आ रहा है आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लॉ है अपने पास में, ये लॉ समझने की कोशिश करते हैं अपन। एक काम करो, पहले तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए हैं एक बार वो देखने की कोशिश करो। चलो ये नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं? लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला जो टॉपिक है ना हमारा, बातें बंद कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो आप। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। हमने अभी तक कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन का नाम भी नहीं लिया। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें अपन केमिकल रिएक्शन से मोल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जहां से केमिकल रिएक्शन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उस टॉपिक का नाम है स्टाइकियोमेट्री। उस टॉपिक का नाम क्या है? स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री को अगर अपने को समझना है, तो स्टाइकियोमेट्री को समझने के पहले एक कंसेप्ट है जो हमें बहुत ही जरूरी है समझना। उसके बेसिस पर स्टाइकियोमेट्री बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। अब पहली बात तो, जितने स्टूडेंट ये फालतू टाइप कर रहे हैं ये बंद कर दो। मेरे भाई मनीष, चुपचाप से जो समझा रहा हूँ समझ ले, नहीं तो लिखना बंद कर दो, नहीं तो फिर मैं आउट कर दूंगा इस चैट से, इस पूरे लेक्चर से। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर? स्टाइकियोमेट्री, यानी कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टाइकियोमेट्री पढ़ाने के पहले आपको अगर याद होगा तो, जैसे किसी किसी का डाउट था कि सर आपने मॉड्यूल के अंदर सर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे सर, वो नहीं पढ़ा है। तो बेटा वो मैं इसी चैप्टर के अंदर जहां मुझे सही लगता होगा वहां मैं पढ़ाऊंगा। वो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। उन लॉ में से एक लॉ है हमारे पास में, एवोगैड्रो लॉ। तो वैसे तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में बाद में पढ़ाने वाला हूँ, पर उनमें से एक लॉ मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको, अगर मैं बाद में पढ़ाता ना तो आप लिंक नहीं कर पाते, स्टाइकोमेट्री को अच्छे से नहीं समझ पाते, डाउट्स ज्यादा आते हैं। तो उस लॉ को मैं पहले समझा रहा हूँ ताकि स्टाइकोमेट्री जो अपने को पढ़ना है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो स्टाइकोमेट्री समझने के लिए हम पहले समझते हैं एवोगैड्रो लॉ। पहली बात तो ये कि जो एवोगैड्रो लॉ है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैस के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या है एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है, एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल बढ़ेंगे, या फिर वॉल्यूम कम होगा तो मोल कम होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो वॉल्यूम का वही रेशियो किसका? मोल का। समझ में आ गई बात? या फिर फॉर आइडेंटिकल कंटेनर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर वॉल्यूम सेम है ना तो फिर मोल भी सेम होंगे। वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम होंगे। ये हमारे पास में रिलेशन फॉर आइडेंटिकल कंटेनर्स। क्या है एवोगैड्रो लॉ? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम सेम तो मोल भी सेम। समझ में आ गई बात? तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम सेम तो मोल भी सेम। तो अगर आप रेशियो लोगे तो फिर जो रेशियो वॉल्यूम का वही रेशियो मोल का, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इसका मतलब देखो कि जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल के लिए H2 + Cl2 क्या बनाया? 2HCl। तो अगर यहाँ पर इसका V वॉल्यूम है ना, इसका भी V वॉल्यूम है और ये 2V बना रहा है, तो यानी कि जो 1:1:2 अपने पास वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है ना, वही रेशियो किसका होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स का, या फिर
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स का या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो अगर आप देखोगे तो वापस से सेम मिल रहा है आपको, 1:1:2। एक बात, पहली बात तो ध्यान रखना, वैसे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोल्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पर मोल अपन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मतलब मान लो कि अगर मैं यहाँ पर मोल निकालता तो डिवाइडेड बाय Na ही तो करता तीनों में। तो अगर डिवाइडेड बाय Na करता तो कैंसिल होके तो वापस से सेम ही वैल्यू मिलेगी ना अपने को, 1:1:2। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम सेम तो मोल सेम कर देना, या फिर जो रेशियो वॉल्यूम का वही रेशियो मोल का। बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? जैसे मान लो कि आपके पास, एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, उसमें गैस फिल कर रखी है। हमें नहीं पता कौन सी गैस, हमें बस ये पता है कि ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। तो अगर इस 1 लीटर के अंदर n मोल होंगे ना, तो इसमें भी फिर n मोल ही होंगे। अगर इसका वॉल्यूम 2 लीटर होता, तो अगर इसमें n मोल होते तो इसमें कितने होते? 2n मोल्स। समझ में आ गई बात? तो इतना सिंपल सा लॉ है। एवोगैड्रो लॉ समझ में आया क्या? क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा समझा देता हूं, मैं इस लॉ को दोबारा समझाता हूँ। सीधी सिंपल सी बात है, जो रेशियो वॉल्यूम का वही रेशियो मोल का। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई इनके वॉल्यूम सेम है, तो फिर उन सब्सटेंसेस के मोल भी सेम कर देना। ठीक है? जो रेशियो वॉल्यूम का वही रेशियो मोल का। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, जैसे ये देखो आप, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एग्जांपल को समझ लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर गैसेस, देखो टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। ये बेटा ओनली फॉर गैसेस पहले लिखवा रखा है मैंने आशुतोष, गैस भी बोल दिया। ठीक है शिवांग, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो सकता है, बस जो गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हो उनकी आइडेंटिकल कंडीशंस होनी चाहिए। यानी कि जो टेम्परेचर प्रेशर पहली गैस में लोगे वही दूसरे में लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको निकालना है कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। पहली बात तो नंबर ऑफ एटम्स बाद में आता है, पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? आइडेंटिकल कंटेनर। कभी भी आइडेंटिकल कंटेनर अगर गिवन होगा तो आइडेंटिकल कंटेनर का मतलब आपको क्या समझना है? आइडेंटिकल कंटेनर इसके पहले ही बताया था मैंने। आइडेंटिकल कंटेनर का मतलब होता है वॉल्यूम सेम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CH4। ठीक है? एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? अगर वॉल्यूम सेम तो मोल भी सेम। इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH4। इसका मतलब मुझे बताओ कि अगर मोल्स ऑफ CO2 रेशियो मोल्स ऑफ CH4 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 1:1 आएगा? आएगा ना? तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ ये रिलेशन हमारे पास में क्या आ गया? फॉर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर एटम्स का रिलेशन पूछा होता तो क्या आता? एटम्स का रिलेशन पूछा होता तो देख लेते। CO2, देखो एक CO2 में कितने एटम? 3, तो ये 3 कर दो। एक CH4 में कितने एटम? तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 कर दो। तो मतलब रिलेशन जो था ना वो एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल के लिए था। अगर मॉलिक्यूल का रेशियो निकाल लिया ना तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके तो एटम आ ही जाएगा। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, वॉल्यूम सेम था, मोल सेम कर दिए, तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, 1:1 ही चुका था। पर अगर एटम की बात करी थी तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर हम बोल सकते कि एक CO2 था तो कितने एटम? 3। एक CH4 था तो कितने एटम? 5। तो ये 3:5 फॉर एटम्स। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, अब आप उसके अंदर सोचना क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रेशियो ऑफ एटम्स। कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे।
देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं। अगर आइडेंटिकल कंटेनर, देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो सेम टेम्परेचर प्रेशर नहीं बोला, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंसिडर कर। मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल कंटेनर्स है ना। पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ N2 is equal to volume of O3 is equal to volume of CO is equal to volume of SO3। इसका मतलब अगर वॉल्यूम सेम तो मॉलिक्यूल्स भी सेम। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1:1:1:1 ये आना चाहिए रिलेशन। एटम्स कितने होंगे फिर N2 में, देखो एक N2 के अंदर 2 एटम, एक O3 में 3 एटम, एक CO में 2 एटम और एक SO3 में 4 एटम। तो 2:3:2:4। सुमित मेरे भाई ये लॉ था, 4 बार मैंने बोला इसके पहले। आइडेंटिकल कंटेनर बोल दिया मतलब वॉल्यूम सेम, और अगर वॉल्यूम सेम होता है तो मोल भी सेम होते हैं। तो मतलब अगर सबके मोल सेम है तो उनका रेशियो लोगे तो सेम ही आएगा, 1:1:1 आएगा। 2:2 लोगे तो 1:1 आएगा कैंसिल होने पर। 9:9 लोगे तो रेशियो लेने पर 1:1 आएगा। इसी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आ गया ये भाई? क्या मुजम्मिल कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है ये भी पता है आपको? क्या होता है कैटलिस्ट, आप ये बताओ पहले तो। जब आएगा ये सारी चीजें तब फालतू चीजें अपन बाद में बात करेंगे, अभी जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर आ गए काफी बच्चों के। देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स के अलग भी आंसर आ रहे हैं तो देख लेते हैं अपन इसको। पहली बात तो क्वेश्चन में क्या बोला, सेम वॉल्यूम है, दो सब्सटेंस है। अगर सेम वॉल्यूम है इसका मतलब उन दोनों के मोल भी सेम होंगे। तो मतलब मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल ऑफ SO3। और अगर मोल सेम है तो फिर फॉर्मूला हमें पता है कि मास बाय मोलर मास होता है। तो मास बाय मोलर मास लगा दो और क्वेश्चन ले आओ। तो देखो मास ऑफ CH4 नहीं पता, मोलर मास 16, मास ऑफ SO3 8 अपॉन मोलर मास विल बी 80। कैलकुलेट कर लेना, दिस विल कम आउट टू बी, यानी कि मास ऑफ CH4 विल कम आउट टू बी ऑन कैलकुलेशन 1.6 ग्राम। ये आंसर आना चाहिए 1.6 ग्राम। काफी बच्चों के 1.6 ग्राम आते हैं। जिसका आंसर नहीं भी आया था समझ में, मैं समझा देता हूँ दोबारा से बेटा। अपन ने वापस से इसी चीज को यूज किया, सेम वॉल्यूम था मतलब मोल सेम कर दिए, और अगर मोल सेम कर दिया तो मास बाय मोलर मास से अपन ने निकाल लिया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक जो था, ये अपने पास में लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ अपने पास में था।
नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टाइकोमेट्री है। एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ना, स्टाइकोमेट्री पूरा नया टॉपिक है, 2 लेक्चर तक चलेगा कम से कम भी, वो कम से कम बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे ज्यादा भी चले। तो उसको स्टार्ट करने के पहले आप पहले इतना रिवाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सारी चीजें दोबारा स्टार्ट करेंगे। स्टाइकोमेट्री अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ऋषिकेश, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स समझ नहीं आया बेटा? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कौन सा पार्ट? माइनर टेस्ट के अंदर क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको। माइनर टेस्ट के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन तक का ही आएगा, इंक्लूडिंग परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इंक्लूडिंग परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है ना? स्टाइकोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गलती से भी मिस मत करना। हैंड आउट में आपको सेंड कर दूं। लॉज नहीं आएंगे कभी भी, मैं अगर सिलेबस बताऊंगा तो मेरे पढ़ाए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है ना? पढ़ाई करो, रिवाइज करो दोबारा, नेक्स्ट लेक्चर से स्टाइकोमेट्री स्टार्ट होगा। फिर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा होमवर्क के लिए। जब तक जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सारे दोबारा करना।